बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल है और दिन है बुध का। इस्टेब्लिशमेंट के हुकाम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब और जो उस बेंच में शामिल 2 जजेज़ हैं उनके साथ मुलाकात के बाद जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है, उसके बाद अब डिस्कशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। 14 को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट कैसे इलेक्शन कराएगी, उमर ता बंदियाल साहब क्या करेंगे, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर देंगे, क्या वो माफियाज़ के सामने सरेंडर कर देंगे, क्या वो पीडीएम के सामने सरेंडर कर देंगे, क्या होगा। अगर मगर की एक बहस शुरू हो गई है। तमाम नज़रें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब पर हैं। देखें, ये पैटर्न तो पहले से इस्टेब्लिशमेंट को नज़र तो पहले से आ रहा था कि उमर ता बंदियाल साहब जो हैं वो आइन के साथ खड़े होंगे, आइन के मुताबिक वो चीज़ें करेंगे। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ ही जो मौजूदा हुकूमत है, जो एक माफियाज़ की तरह, सिसिलियन माफी की तरह काम करती है, उन्होंने जो है वो उमर ता बंदियाल साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ें, मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, एजाज़ुल हसन साहब के हवाले से, मुनीब अख्तर साहब के हवाले से, और वो तमाम जजेस जिनके बारे में ये क्लियर था कि ये आइन के मुहाफ़िज़ हैं, ये आइन के साथ खड़े होंगे, उन तमाम जजेस के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चल रही। और जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज़ ने किया है, वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट की इतनी इस हद तक जो है वो सपोर्ट नून लीग को हासिल थी कि इन्होंने जलसों के अंदर मौजूद जजेस की तस्वीरें चलाईं, उनकी बेटियों तक पे बातें की, उनकी फैमिलीज़ पर बातें की, किसी को उनकी फैमिली में से नहीं बख्शा। तो ये होता है जब इस्टेब्लिशमेंट माफियाज़ को जो है वो इस हद तक सपोर्ट कर रही हो, तो फिर यही मुल्क के अंदर होता है जो पाकिस्तान के अंदर होता है। जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक है, मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, मायूसी है, अंधेरा है, और कोई समझ नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट की आखिर कोई बैरूनी मामलात हैं, कोई बैरूनी दबाव है, क्या ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना चाहती है और इन्हीं माफियाज़ को जो है वो इक़्तिदार में रखना चाहती है, और ये नहीं देख रही कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है। 23 करोड़ लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, 2 वक्त का खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है और इन्हीं माफियाज़ को चलाना है? समझ से बालातर है, कोई दिमाग इस नुक्ते पर नहीं पहुंच रहा कि आखिर क्या वजूहात हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई, और देखिए मरीम नवाज़ ने जब इमरान खान के दौर में जो आज महंगाई है, इसका चौथा हिस्सा भी महंगाई नहीं थी, और उस वक्त मरीम नवाज़ ने क्या बयान दिया था? वो बयान अब अगर हम चलाएंगे तो हमारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा हो जाएगा, हमें उठा लिया जाएगा, हमें कहा जाएगा कि आपने जो है वो फ़ौज के अंदर तकसीम की कोशिश की है, आपने फ़ौज के अंदर तफरीक की कोशिश की है, आपने जवानों और अफसरान के दरमियान फासलों पैदा करने की कोशिश की है, ये कहा जाएगा। लेकिन मरीम नवाज़ लाडली हैं, मरीम नवाज़ जो मर्ज़ी कहें, माजी में जो मर्ज़ी वो कहते रहे, उनको सब कुछ माफ़ है। वरना मरीम नवाज़ ने बयान दिया था कि इस वक्त जब ये जो महंगाई है इसका चौथा पांचवां या पता नहीं बहुत कम, बहुत मामूली महंगाई थी उस वक्त इसके मुकाबले में, यानी उस वक्त भी लोगों के लिए तो बहुत महंगाई थी। उस वक्त मरीम नवाज़ ने बयान दिया था कि जो हमारे फ़ौज के जवान हैं वो, उन्होंने पता ही सियाचिन का कहा था, कहाँ का कहा था कि वहाँ बैठा हुआ जवान वो अपने घर के चलाने की चीज़ों को देखेगा महंगाई की वजह से जो उसकी हालत हो गई है, या वो अपनी जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं वो सरंजाम देगा। इस हद तक मरीम नवाज़ चली गई थी। लेकिन आजकल वो लाडली हैं और उनकी बात मानी जा रही है, नवाज़ शरीफ की बात मानी जा रही है। तो जिस मुल्क के अंदर मुल्क के आइन के बजाय माफियाज़ की बात मानी जा रही हो, जिस मुल्क में 23 करोड़ लोगों के मफादात की बजाय 13 चोरों, डाकुओं, लुटेरों के मफाद को देखा जा रहा हो, जिस मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क की बजाय जो है वो इस तरह के लोगों के मफादात के लिए चीज़ें की जा रही हैं, तो फिर उस मुल्क का यही होता है जो हमारे मुल्क के अंदर है। तो अब मसला ये है कि फ़ौज कहती है जी हमारे पास फ़ौज नहीं है क्योंकि हम ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, पुलिस की भी कमी है, हुकूमत कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। और पूरा पैटर्न आप देखें, पूरा मीडिया को साथ मिलाया गया, पार्लियामेंट में तमाम जमातें एक साथ सुप्रीम कोर्ट पर पड़ गई, बंदियाल साहब को पड़ गई, अंदर से जुडिशरी को तकसीम किया गया, बंदियाल साहब के जो 7-8 जजेस खड़े हैं आइन के साथ, उनके अलावा एक ग्रुप बना के, और उन्होंने जिस तरह की चीज़ें की, यानी मैं कभी कभी सोचता हूँ, वैसे तो बंदियाल साहब के बारे में मेरा व्यू सोशल मीडिया पे सब लोग जानते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कासिम सूरी साहब की रूलिंग का, उसके बाद बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ जब एक कंपेन चली तो मैंने एक थ्रेड लिखा था ट्विटर पर, और जो पिछले दिनों में हमारे दोस्त हैं फैज़ान अशरफ, उन्होंने उसको को ट्वीट किया, तो मुझे फिर वो दोबारा मैंने पढ़ा और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने उस वक्त जो लिखा था आज से 1 साल पहले, जब बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आज बहुत से लोगों ने कहा कि आप ठीक कहते थे। या मैंने उस वक्त कहा था कि उमर ता बंदियाल साहब जो हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इस फैसले के अलावा, रूलिंग गैर आईनी थी,
वो रूलिंग नहीं दी जा सकती थी, उन्होंने उसको कलअदम किया। और हाँ, ये मेरा व्यू है कि उमरता बंदियाल साहब उस वक्त इलेक्शन अनाउंस करना चाहते थे कि इलेक्शन में जाएं, एक मजबूत गवर्नमेंट आए, लेकिन उस वक्त भी कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के को एक्टिव किया था कुछ कुव्वतों ने। सीधी बात है, एस्टेब्लिशमेंट ने एक्टिव किया था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने फौरन बयान दाग दिया था कि अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अक्टूबर 2022 से पहले। अच्छा, कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ इतलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी शायद किसी ने ये मैसेज कन्वे किया था कि अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर आपने इलेक्शन का हुक्म दिया और मुल्क के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी, जो डॉलर में ऊपर जाएगा, जो मुल्क के अंदर तबाही होगी, बर्बादी होगी, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उन्होंने जब इमरान खान की हुकूमत चली गई और तहरीक इंसाफ के उस वक्त के जो साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन ये बयान दे, और आपके इदारे ने ही सुप्रीम कोर्ट को ये मैसेज कम्युनिकेट किया। तो बाजवा साहब कहते हैं कि जी मुझे बिल्कुल इस बारे में नहीं पता, अगर मेरे इदारे से किसी ने ये काम किया है तो उसने फिर मुझसे बाला बाला किया है, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैंने ये कराया है। वो इस पर बड़े बाजवा साहब ने क्लैरिटी के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ को बताया कि मैंने ये नहीं कराया था, अगर मेरे इदारे से किसी ने कराया था तो मुझे उसका इल्म नहीं है कि किसने कराया था और क्यों कराया था। लेकिन बहरहाल ये बात हुई थी कि इलेक्शन कमीशन से बयान दिलवाया गया था और सुप्रीम कोर्ट को भी मैसेज दिया गया था। अब मैंने उस वक्त भी कहा था कि बंदियाल साहब को जो मर्जी हो, कल को आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ तहरीक इंसाफ के हक में जारी होगी वो करेंगे, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ आप जो भी उनके बारे में कह रही है वही हुआ। आपने देखा उसके बाद उन्होंने जो फैसले दिए, उसके बाद क्या सूरत हाल हुई। तो अब मसला यह है कि ये बात तो इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ गई थी। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, मीडिया, फिर कुछ वकला तंजीमें, ये सारों को और किया सबको, इस्टेब्लिशमेंट के अलावा ये हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो है वो इस तरह से जो है वो जजेस की फैमिलीज तक पे जो है वो माफियाज बात कर रहे हो, जो एक सजा याफ्ता मुजरमा है जिसको ज़बरदस्ती बरी करवाया गया। ये सारा तारीख में ये सब चीज़ें आएंगी। कुछ किरदार जब इंटरव्यूज़ देंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे मरीम को बरी करवाया गया, क्या हुआ था, कैसे डील हुई थी, कैसे सागडार को वापस लाया गया था, मरीम नवाज़ ने कैसे अंकल्स को मनाया था, कौन कौन से अंकल को मनाया था। ये सारी चीज़ें तारीख में आएंगी, कोई इसमें ये चीज़ें छुप नहीं सकती। तो उस वक्त तो उसमें सबसे तकलीफ दे बात यही है कि जी एक मतलब जजेस की बेटियों तक के ऊपर ये बात कर रहे हैं और पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो तो फिर आप यही करते हैं जो ये माफियाज कर रहे हैं। अब इन्होंने बड़े एक तरीके के साथ मैं क्यों, मेरे जहन में सवाल है, यानी अगर आप मुझसे ये पूछते कल तक के परसों तक कि बंदियाल साहब पीछे हट सकते हैं ये इलेक्शन कराने के स्टांस से, मैं कहता कि बिल्कुल नहीं हट सकते। आज आप मुझसे पूछें, हाँ मैं ये कहता हूं कि सरेंडर नहीं करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने, हाँ वो पीछे नहीं हटेंगे, माफिया से नहीं डरेंगे। अच्छा, फिर आप अगर मुझसे 2 दिन पहले पूछते कि इलेक्शन बंदियाल साहब करवा लेंगे, मैं कहता बिल्कुल करवा लेंगे। आज जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अब मेरे जहन में ये सवाल है कि बंदियाल साहब इलेक्शन कैसे करवाएंगे, क्योंकि हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ इस हुकूमत ने यानी पार्लियामेंट के फ्लोर से हमले किए, उनके लिए कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट को अंदर से तकसीम कर दिया, उनकी फैमिलीज तक को थ्रेट किया, उनकी फैमिलीज के खिलाफ कंपेन चलवाई, मीडिया को साथ मिला लिया, वकला तंजीमों को, पाकिस्तान बार कौंसिल को साथ मिला लिया, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लिया। जब तमाम इदारे, सुप्रीम कोर्ट जो अपने ऑर्डर्स हैं वो इदारों से एग्जीक्यूट करवाती है ना, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए। अब इलेक्शन कमीशन नंगा के सामने आगे कह रहा मैं नहीं कराता। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि इलेक्शन कमीशन हो, हुकूमत हो, माफियाज हो, ये सब, इन सबको यह है कि हम अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर भी देंगे तो बंदियाल साहब तो जा रहे हैं सितंबर में, जैसे बंदियाल साहब जाएंगे और काजी फाइज आएंगे तो हमारी कंटेम्प्ट खत्म कर देंगे। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मेरे जहन में भी अब ये सवाल है, सारी नजरें बंदियाल साहब पर हैं कि बंदियाल साहब ऐसा क्या करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदियाल साहब किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने, माफियाज के सामने, PDM के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे हैरत तो नहीं है, यानी मुझे ये लगता है कि बंदियाल साहब की हिकमत अमली ये थी कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ना करें, जो बोल रहे हैं बोलने दें, जो बकवास कर रहे हैं करने दें, जो अटैक कर रहे हैं करने दें, हम आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं और हम इलेक्शन करवाएं, जिसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों को इग्नोर किया, बहुत से किरदारों को इग्नोर किया। मीडिया चला रहा है और मीडिया कैमरा बिल्कुल नहीं रोक रहा मीडिया को, बल्कि बोल जैसा जो चैनल अदलिया मुखालिफ चीज़ें नहीं चलाता उनको टारगेट किया जाता है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। आकाश नाम अभी तक आपको पता है कि 8 रोज़ हो गए, वो अगवा हैं, लापता हैं। तो बात यह है कि बंदियाल साहब ने सब चीज़ें इग्नोर की, सिर्फ इलेक्शन पर फोकस रख के, और अब वो इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन नंगा होकर आ गया, उसने कहा मैं नहीं कराता इलेक्शन, मेरा जो करना है वो कर लें। तो
क्या बंदयाल साहब जिस चीज़ पे फोकस, क्योंकि आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको अर्ज़ किया कि आप इदारों के जरिए इंप्लीमेंट करवाती है ना, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं नहीं करवाता इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? कंटेम्प्ट में फारिग कर देगी सिकंदर सुल्तान राजा को। उसको नून लीग ने कहा हुआ है कि तुम्हें उमरता बंदयाल साहब अगर कंटेम्प्ट में कन्विक्ट करेंगे, कोई चीज़ करेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुमने परेशान नहीं होना। एक तो काजी फाइसा आके तुम्हें बहाल कर देंगे, और दूसरा ये होगा कि तुम, या ये है कि जब तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट लगने लगे तुमने रिज़ाइन कर देना है। और जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इनको ये कहा गया कि आपको अगला जो है सदर पाकिस्तान बना देंगे, तो आपको सदर बना देंगे, आपको कोई और नवाज देंगे। और नून लीग को ये तो आपको पता है, नून लीग को ये तो हुनर आता है, ये तो फ़न आता है, जुडिशरी में लोगों को कैसे ख़रीदना है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे ख़रीदना है, करप्ट कैसे लोगों को करना है। और फिर शरीफ ख़ानदान जैसी ऑफ़र पाकिस्तान में शायद ही कोई और देता हो कि दुनिया के जिस मुल्क में जिस करेंसी में कहीं आपको उसी करेंसी में पैसे देने को तैयार हैं, आपको जो है वो खुश करेंगे, आपके बच्चों को बाहर सेटल करवाएंगे। ये बहरहाल आता है पैटर्न, ये तजर्बा है शरीफ ख़ानदान को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी कोई इसी तरह करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तो वैसे भी न्याज़मंदी है नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ। वो अखबारों में खबरें लगी थी जब ये सिकंदर सुल्तान राजा नामजद हुए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब जब इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है और वो कहती है कि हमारे पास फ़ौज नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए, निगरान हुकूमत कहती है हमारे पास पुलिस नहीं है देने के लिए, इलेक्शन कमीशन हुकूमत कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें फंड भी दे दो, सिक्योरिटी भी दे दो, फिर भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हमसे नहीं होता इलेक्शन, हम नहीं करवा सकते इलेक्शन, पाकिस्तान टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, बहुत बड़े सानियात हो जाएंगे, इस तरह का तासुर इलेक्शन कमीशन दे रहा है। तो कैसे करवाएंगे उमरता बंदयाल साहब इलेक्शन? ये वो सवाल है जो मेरे जहन में अब है, जिसका जवाब ज़ाहिर है आज का दिन इंपॉर्टेंट है, बुध और जुमेरात, ये 2 वर्किंग डेज़ हैं ईद की छुट्टियों से पहले। तो आज और कल अब बंदयाल साहब टेकअप करते हैं इस मामले को, कोई रिटर्न ऑर्डर आता है, कोई कॉज लिस्ट जारी होती है, कोई नोटिस होते हैं। या एक सवाल और भी है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही हो कि किसी तरह से मामलात ईद के बाद तक सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी हों, और ये जो अगले 5-6 दिन हैं ईद के और इन सारी छुट्टियों में, इसमें ये जो पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है, आसिफ अली जरदारी का इनिशिएटिव है, मुज़ाकरात वाला, बातचीत वाला, और यहाँ से कोई बड़ी खबर निकल आए, कोई पीडीएम में फूट पड़ जाए, शहबाज शरीफ को नज़र आ रहा हो कि वैसे मेरी हुकूमत गिर रही है, जरदारी अलग हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग हो रही है, तो बेहतर है कि मैं मुज़ाकरात के ज़रिए इलेक्शन के ऊपर मान जाऊँ, कोई एक तारीख दे दूँ। क्या ये भी, क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है? अगर ये प्लान है तो चलें, फिर भी कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट को मार्जिन दिया जा सकता है कि हुकूमत को वो यही तासुर दे के देखें हम आपके साथ खड़े हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ जाके कह दिया फ़ौज हम नहीं दे सकते, हमने इलेक्शन कमीशन को जो है वो इसको कान मरोड़े हैं, इसके अंदर वो कान मरोड़ने की तो वैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बेचारा वैसे ताबेदार है, उसको भी हमने कह दिया। देखो उसने भी सुप्रीम कोर्ट में इतनी सख्त रिपोर्ट लिख के दे दी है और फंड आपने पहले जारी नहीं किए, तो यानी उनको ये इस्टेब्लिशमेंट तासुर देती रहे कि हम दिलो जान से तुम्हारे साथ खड़े हैं। और अब तक तो प्रैक्टिकली खड़ी भी है इस्टेब्लिशमेंट, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल में हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है, हुकूमत तो बरानाम है। और साथ ही लेकिन इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के ज़रिए इनके पाँव के नीचे से कलीन खींचना शुरू कर दे और इनको मजबूर कर दे कि ये बातचीत करें कंसेंसस के साथ, ये जो है इलेक्शन की तारीख दे दें। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी हैं वो 8 चीज़ों पर इख्तलाफ कर चुके हैं हुकूमत के साथ, मुज़ाकरात की बात वो कर रहे हैं। कल भी आपने देखा मौलाना साहब और शाहज़ैन बुगटी ये दोनों खिलाफ थे। शाहज़ैन बुगटी साहब को तो अपना वो ज़ाती गुस्सा भी होगा ना, ज़ाहिर है, वो जो उनके साथ एक खाने की टेबल पे जो कुछ हुआ था जब वो लोटे बने थे। तो ये वो चीज़ें जिनमें देखना है। बहरहाल आज और कल का दिन इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। रिटर्न ऑर्डर क्या आता है, जो सेक्रेटरी दिफा और इन सब ने एप्लीकेशन जमा कराई हैं, जो रिपोर्ट्स जमा कराई हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है, क्या आज कॉज लिस्ट जारी करके आज इसको ओपन कोर्ट में लगाया जाता है, क्या आज चैम्बर में बुलाया जाता है, कोई रिटर्न ऑर्डर जारी किया जाता है, कोई कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए जाते हैं, क्या किया जाता है, ये आज और कल के दिन इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें कोई खबर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आती तो ये सबसे बड़ी खबर होगी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर नहीं आई। ये मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि आप 5-6 दिन रुक जाएं, हम इनको टेबल पर बिठा रहे हैं और इलेक्शन की एक तारीख ये देने लगे कंसेंसस के साथ, ना अक्टूबर ना मई, दरमियान में कोई जून जुलाई, तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बिल्कुल एग्री कर जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मकसद कोई मुल्क को जो है वो एक आप ये कहेंगे अदम इस्तेहकाम पे शिकार करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो चाहती है कि इस्तेहकाम आए, इलेक्शन हो आइन के मुताबिक। तो सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम इनको दे सकती है कि 5-6 दिन के 5-6 दिन में कंसेंसस कर ले और एक तारीख लें। वरना मुझे बिल्कुल उमरता बंदयाल साहब नहीं नज़र आ रहा कि वो पीछे हटेंगे, बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे, जो उनके इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करेंगे और उनको करने भी चाहिए। वो कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें, इन सारों को बुलाएं, एक बार तो इन सारों को कन्विक्ट करना, जो हमले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर
और फिर बाद में इस्टेब्लिशमेंट काजी फैसल से करवा लेगी, इनको क्लियर करवा लेगी, इनको माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करवा देगी, इस्टेब्लिशमेंट तो करवा दे, लेकिन एक बार तो उमर अता बंदयाल साहब जो है वो इन सारों के शौक़ पूरे करें कंटेम्प्ट के, और इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएं और कार्रवाई करें, क्योंकि अब इन्होंने हर तरफ से बंदयाल साहब को घेर लिया। आप देखें ना कि अदलिया के अंदर से ना सिर्फ इनको बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ पूरा ग्रुप बना दिया, बल्कि जो बंदयाल साहब के साथ जजेस खड़े हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है, उनको भी मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। डेफिनेटली कोई जज बता सकता है, अगर बताया तो मुझे लगता है थ्रेट भी किया जा रहा होगा, ख़रीदने की भी कोशिश की जा रही होगी, मिन्नत तरला भी किया जा रहा होगा, काजी फैसल भी दर दर पे फिर रहे होंगे, चैम्बरों में फिर रहे होंगे और वो भी मना रहे होंगे। उनके ग्रुप के एक और बड़े अहम किरदार हैं, वो भी बड़े एक्टिव होंगे। तो जब हर तरफ से बंदयाल साहब के ऊपर अटैक हैं और हर तरफ से उनको मतलब बिल्कुल घेर लिया गया है, तो अब बंदयाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब क्या करेंगे? पूरी कौम की नज़रें हैं इस बेंच के ऊपर, इन जजेस के ऊपर। आज का और कल का दिन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह कर देगा, और अगर आज और कल में सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर नहीं आती, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा बिल्कुल के ना आए, तो ये सबसे बड़ी खबर होगी। तो देखते हैं बहरहाल क्या किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।